आर्थराइटिस में, एल्डर्स को आर्थराइटिस में जो भी इश्यूज होते हैं उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक होता है, मेडिकल कंडीशंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक होता है फूड के साथ। तो पहले आर्थराइटिस क्या होता है ये मैं शायद अच्छे से ना समझा पाऊँ, इसको हमारे जो डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर अनुराग, वो बहुत बेटर तरीके से समझा सकते हैं। तो आई वुड लाइक हिम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है। जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ऑल्दो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या उसके रिएक्शंस होते हैं, जो डॉक्टर अनुराग आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो please, Dr. Anurag, can you explain all of us, everyone, about arthritis? हाँ जी डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू। सो Sure. गुड इवनिंग ऑल माय एल्डर्स। आपसे सुबह भी मुलाकात हुई थी, आज शाम को भी हो गई है। बड़ा अच्छा लग रहा है दोबारा आपसे मिलके। सो एज प्रियंका जी सेड कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आर्थराइटिस ज्यादातर एज जनरली यू माइट नो कि हमारे फील्ड में, फिजिकल थेरेपी के फील्ड में मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो आते हैं एल्डर्स के, वो आर्थराइटिस से रिलेटेड ही आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी थिंग लाइक दैट, एंड मे बी इवन लाइक नॉट जस्ट आर्थराइटिक चेंजेस। कई बार कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो इट कुड बी ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एंड जितने भी उसके रिलेटेड ग्रेड्स होते हैं ऑस्टियोपीनिया के एंड ऑस्टियोपोरोसिस के, ज्यादातर वो केसेस हमें रोल फिजिकल थेरेपी इन सब केसेस में, आर्थराइटिस में भी एंड ऑस्टियोपोरोसिस में भी, and even in certain special conditions, जैसे एक पहले की उनके एक रिलेटिव को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग समवन हु हैज स्टडीड इट एंड बीइंग समवन जिसने वो केसेस देखे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही रेयर डिजीज होता है। इट इज अ डिजीज ऑफ बोन्स, बेसिकली ऑफ द स्पाइन, एंड मेरी प्रैक्टिस में मुझे पता है कि इस जन्म में मैं शायद उसके 2 या 3 से ऊपर केस नहीं, बहुत रेयर डिजीज है। सो इसमें व्हेन वी से रिहेबिलिटेशन ऑफ अ पेशेंट इन आर्थराइटिस, जितना इम्पोर्टेंट वो है टू रिस्टोर देयर मोबिलिटी, उतना ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन भी है। Doctor, I cannot see you. Like as you all know एक सेकेंड अनुराग, I would like to take a पूरा pause. उसका एक Ma'am, he has turned off his video because of his network issues. If he'll turn on his video, he'll not be able to speak, and his voice will not be clear. So that is the reason. अच्छा, मेरी हाँ, मैम was asking me कि डॉक्टर साहब ने वीडियो, अगर मैंने भी अपना वो कैमरा ऑन किया तो नहीं, वही मैं उनको समझा रही थी। कैमरा अगर ऑन कर दिया मैम तो मेरी आवाज नहीं हो पाएगी। यहाँ बहुत नेटवर्क का इशू है, रेडियो डिस्टर्बेंस ना यहाँ कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। चांस की बात है, वैसे होता नहीं है आज किसी कारण से, आई डोंट नो जी। ओके, सो आई वाज सेइंग कि डीजेनरेशन एंड इन्फ्लेमेशन of joints and the symptom, or I would say the resultant of degeneration.
डिजेनरेशन में जहां पर बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है या मसल बल्क रिड्यूस हो जाता है, उस कारण डिजेनरेशन शुरू होता है। डिजेनरेशन यानी कि जॉइंट्स का आपस में धीरे धीरे कहीं पे टच करना, और जिससे जहां पर जॉइंट जिस एरिया में बनता है उसका धीरे धीरे घिस घिस के उसका वियर एंड टियर होना अप टू एन एक्सटेंट जहां पर उससे इन्फ्लेमेशन या स्टिफनेस हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, and eventually deformity will turn to disability if not taken proper care. Weight bearing capacity of joints, क्योंकि arthritic changes like I said कि जिसमें joints touch होते हैं, so when we talk about weight bearing capacity, जो joints आपस में touch होने के chances ज्यादा हैं वही joints maximum bear करते हैं weight हमारा। हमारे knees और हमारे hip सबसे ज्यादा हमारा वेट बेयर करते हैं, क्योंकि पूरा ट्रंक जॉइंट जो उसको लोअर एक्सट्रीमिटी से जोड़ता है, एट द सेम टाइम नीज इन द ट्रंक इन लाइक पूरा उसका जो वेट फॉल करता है वो नीज पे। एंड सबसे जरूरी बात ये कि नीज ट्रैक करते हैं और कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लाइक आई सेड फैक्टर है वो रहता है हमारा बोन डेंसिटी का, एंड द फैक्ट बीइंग कि उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू दैट कंडीशन। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। क्यों होता है उसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से क्या रिलेशन है वो अगेन आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। बट द मेन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट इज कि from a dietary standpoint, I'm not just saying from a physical therapy standpoint, from a dietary standpoint उसमें कैल्शियम का इनटेक जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसका एब्जॉर्प्शन भी है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एज सच बॉडी में बहुत अच्छा नहीं होता, स्पेशली एज वी प्रोग्रेस इनटू एल्डरली एज। जब हम अपने मिड 40s में होते हैं या 50s क्रॉस करते हैं, उसके बाद तो वो एब्जॉर्प्शन और ज्यादा डाउन चला जाता है, बीइंग मोर प्रेवलेंट इन फीमेल्स देन इन मेल्स, बट मेल्स में भी होता है। सो उससे वेट बेयरिंग कैपेसिटी गोज डाउन, एंड रिजल्टेंटली जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं नीज और घुटनों में, sorry, at the same time if someone has rheumatoid arthritis, तो rheumatoid arthritis में कई बार फिंगर्स में और एल्बोज के पास भी वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट अगेन इज हाईली कनेक्टेड टू डाइटरी इनटेक, क्योंकि उसका बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे प्रोटीन इनटेक से। एंड अब उसके बारे में आगे हाउ टू counteract that deficiency and how to maintain that optimal levels, I would now hand over to Priyanka ji to please continue and explain us. थैंक यू सो मच अनुराग। आई होप सारे एल्डर्स को समझ में आ गया होगा कि अर्थराइटिस के अंदर होता क्या है। और हाँ, अनुराग जी ने बिल्कुल सही बोला कि बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बोन स्ट्रक्चर, मसल्स, इट इज रिलेटेड टू आवर डाइट। नाउ बहुत सारे हमारे डाइट में ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपनी अर्थराइटिस को के ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थराइटिस रिवर्सिबल नहीं है। अगर अर्थराइटिस हो गया है, जस्ट लाइक डायबिटीज, यू विल बी हैविंग थ्रू आउट द लाइफ अंटिल यू मेंटेन दैट। तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके, डाइट में चेंजेस हैं वो करके हम अपनी कंडीशन को बुरी होने से बचा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल, 200% चेंज नहीं हो जाएगा, साइकिल उल्टा नहीं हो जाएगा, हाँ, लेकिन वर्स नहीं होगा और आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। प्लस जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो,
उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, ये हम मेक श्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट ड्यूरिंग अर्थराइटिस। ठीक है, तो अब वो कैसे हो सकता है, उससे पहले मैं एक अनुराग जी के एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। अनुराग जी ने बोला कि अर्थराइटिस के साथ साथ डायरेक्ट लिंक ऑस्टियोपोरोसिस का भी होता है, बिकॉज बोन डेंसिटी कम होने की वजह से वेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोन्स आल्सो रिड्यूसेस, जिसकी वजह से भी जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है और अल्टीमेटली यू विल हैव मोर और प्रॉन फीचर्स ऑफ अर्थराइटिस। तो डायरेक्ट लिंक है ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस का। उस चीज में भी मेल और फीमेल फैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेल के कंपैरेटिवली फीमेल्स को ज्यादा होता है। उसका सीधा साधा सा डायरेक्ट लिंक हमारे हार्मोनल चेंजेस से होता है। 40 इयर्स के बाद, 50 इयर्स के बाद हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल्स के अंदर, फीमेल हार्मोन्स में ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाता है। समटाइम्स दिस चेंज इज वेरी मच लाइक एकदम से झटके से आया, समटाइम्स धीरे 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 होता है। तो जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से, मसल बोन्स के अंदर से अपने आप कैल्शियम डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। उसका एक डायरेक्ट लिंक मेनोपॉज भी है। इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड विद द मेनोपॉज, चांसेस हैं अगले 5 साल में आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, 6 महीने में हो जाए, क्योंकि बॉडी का डिप्लेशन रेट आपके डिपेंड करता है आपकी इंटरनल हेल्थ पे। तो एल्डर्स में 40 इयर्स के बाद हमें अपनी बॉडी पे, फीमेल्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इफ वी वांट टू अवॉइड द फैक्ट ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी इश्यूज फीमेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं कंपैरेटिवली। उसका रीजन यही है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसके बाद डिप्लेशन हो जाता है, जॉइंट्स पे इफेक्ट आने लगता है, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है। उसका एक और डायरेक्ट फैक्टर है बॉडी वेट। जब बॉडी वीक होती है लेकिन बॉडी का वेट ज्यादा है, तो बोन्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उस बॉडी वेट को बेयर करने की। तो इस वजह से हमारी जो भी कंडीशन होती है अर्थराइटिस की या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की, वो और इंक्रीज हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, या आप उसमें और ज्यादा प्रॉन हो जाते हैं। तो बॉडी वेट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर पॉइंट फॉर whoever is having arthritis or having osteoporosis। तो हमें अपना एक हेल्दी बॉडी वेट भी मेंटेन करना। नाउ अब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन अर्थराइटिस पे होगा, बॉडी वेट पे नहीं। इन सारे फैक्टर्स को डाइट में अगर हम डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी वेट पे भी असर पड़ता है। हाँ, उसके साथ हमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी होती हैं इफ वी वांट टू फोकस आवरसेल्फ ऑन बॉडी वेट। लेकिन क्योंकि अर्थराइटिस में बहुत सारी चीजें हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हमें अर्थराइटिस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होता है। तो नेक्स्ट जो भी एक्सप्लेनेशन है दैट इज कंप्लीटली फॉर योर अर्थराइटिस। नाउ रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन अर्थराइटिस। तो पहला पॉइंट जो मोर इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ हेल्दी अगर नहीं खाते हैं तो शायद उतना इफेक्ट ना करे जितना आपका अनहेल्दी खाने से मेडिकल इश्यूज में करता है। जैसे डायबिटीज है, मान लीजिए आपने सलाद नहीं खाया, आपको सलाद अच्छा नहीं लगता, ठीक है कोई बात, लेकिन अगर आपने मीठा खाया तो शायद आपकी डायबिटीज पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस में जो फायदे की चीजें हैं अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो शायद उतना नुकसान ना हो जितना आप ये सब चीजें जो नुकसान कर रही हैं वो खाएं, क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं अर्थराइटिस को बढ़ाने के लिए। अर्थराइटिस इज एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। मतलब बॉडी की इन्फ्लेमेशन जब कम होने लगती है तो बॉडी के अंदर रिएक्शंस उस हिसाब से आने लगते हैं और वो हमारे जॉइंट्स में, हमारे बोन्स में, हमारे मसल्स में इफेक्ट करते हैं। तो हमें वो ट्रिगर पॉइंट्स भी अवॉइड करने हैं। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट प्रोसेस्ड फूड है। जो भी प्रोसेस्ड फूड मार्केट में अवेलेबल है, इवन आपके टेट्रा पैक जूसेस, आपके टेट्रा पैक
प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग बेवरेजेस, आपके टेट्रा पैक या फिर आपके प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स, जिनको सिर्फ क्विकली रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, these all are very very unhealthy if you have alternatives, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो इस टाइप के ट्रिगर्स होते हैं जो आपके अर्थराइटिस को बढ़ा सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करके आपकी कंडीशन को वर्सन कर सकते हैं। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट में फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो जो फैट होता है वो एक तरीके का अनहेल्दी फैट है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट फॉर्म, जो डायरेक्ट जाके बॉडी के अंदर आपका जॉइंट्स पे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा और अगेन आपका वो जॉइंट्स में इफेक्ट करेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट आपको अगर यूज करने हैं, जो कि करने हैं क्योंकि हमें बोन डेंसिटी पे भी ध्यान रखना है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स सारे आपके सिर्फ और सिर्फ लो फैट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, शुगर्स एंड सॉल्ट एकदम कट डाउन कर दीजिए। टेबल सॉल्ट सलाद में ऊपर से डाल के लेना, फ्रूट्स में ऊपर से डाल के लेना, अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, मट्ठी, भुजिया, ये सब आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। अगर आपको अर्थराइटिस है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके जो भी हाई ऑन सॉल्ट होते हैं, इवन यू वोंट बिलीव पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद होते हैं कई बार खाने। पॉपकॉर्न्स इज आल्सो कैन कॉज यू अ वेरी बैड इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। तो ये जितने भी सॉल्टी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, सो यू हैव टू अवॉइड ऑल द सॉल्ट बेसिस प्रोडक्ट्स। बेवरेजेस, सॉल्ट बेसिस बेवरेजेस जो रेडीमेड होती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आपको अवॉइड करनी है। लेमन वाटर, आपको नींबू पानी बनाना है, आप घर में बनाइए, मार्केट वाला मत लीजिए, क्योंकि जो मार्केट वाला होगा उसका जो सॉल्ट कंटेंट होगा उसके अंदर उसके साथ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपका नुकसान कर सकता है। तो हैव ऑल योर रेडी होममेड सॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स या फूड प्रोडक्ट्स। तो जितना कुकिंग के टाइम पे सॉल्ट यूज हो रहा है उतना ही सॉल्ट यूज करना है। इसके अलावा कुछ बेवरेजेस में अगर आप ऊपर से सॉल्ट डालना चाहते हैं जैसे नींबू पानी, तो आप नॉर्मल सॉल्ट की जगह चाट मसाला यूज करें, वो आपके ट्रिगर्स को वो आपके ट्रिगर्स को अवॉइड करेगा। शुगर, बहुत ज्यादा शुगर लेना, अगर आपको डायबिटीज नहीं है आपको, लेकिन फिर भी शुगर इतनी नुकसान कर सकती है ड्यूरिंग अर्थराइटिस, ये आपका ट्रिगर पॉइंट को बढ़ा देगा, इन्फ्लामेशन को बढ़ा देगा एंड अगेन आपकी कंडीशन वर्सन हो जाएगी। और ये सारी चीजें जो ट्रिगर्स हैं, ये सारे के सारे ट्रिगर्स वेरी मच फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एज वेल। मतलब अगर आपने 3 दिन तक लगातार अनहेल्दी फूड पे रिलाई कर लिया या इन ट्रिगर पॉइंट्स में से कुछ भी खाया, तो आपको चौथे दिन ही फील होने लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है अर्थराइटिस की वजह से, जॉइंट्स में पेन ज्यादा हो गया है या आज तो बिल्कुल बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रही है। विद इन 3 days हमारा डाइटरी रिकॉल मैटर करता है अर्थराइटिस के अंदर। हाई सैचुरेटेड फैट प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया, फुल क्रीम मिल्क भी इसके अंदर आता है, पीनट्स इसके अंदर आते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना है। कॉफी एंड टी, एक लिमिट तक कॉफी और चाय पीना नुकसान नहीं करता, बट अगर आप एक लिमिट के बाहर चाय और कॉफी पी रहे हो, इट कैन डेफिनेटली हार्म यू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। इनके अंदर कैफीन होता है, इनके अंदर इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती है कि बॉडी के अंदर ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लोग माइंड को एक्टिव, क्योंकि ये दोनों चीजें माइंड को एक्टिव करने के लिए यूज होती है, तो डेफिनेटली आपके ट्रिगर पॉइंट्स को बढ़ाएगा। तो यू हैव टू कट डाउन ऑन योर टी एंड कॉफी। दिन का 1 कप 2 कप चाय या कॉफी नुकसान नहीं करता, दैट टू बी द स्मॉल कप, नॉट द मग। तो अगर आप 1 कप कॉफी 1 कप चाय सुबह शाम ले रहे हैं तो इट्स ओके, वो भी लो फैट मिल्क के साथ। बट अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हैं तो राइट नाउ जस्ट स्टॉप टेकिंग। उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स आते हैं, जिसमें आता है राइस, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है खाना। आप अगर राइस थोड़ा भी खा रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग योर बेड टाइम,
it will definitely trigger your condition. तो रिफाइंड कार्ब्स बंद कर देने हैं, राइस ब्राउन राइस से रिप्लेस कर लीजिए। अगर आपको राइस खाने हैं तो आप या तो ब्राउन राइस खाइए या बहुत कम अमाउंट पे लीजिए, वो भी लंच टाइम पे, नॉट योर ड्यूरिंग डिनर टाइम। इसी तरीके से मैदा और उसकी बनी चीजें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारा डाइटरी इनटेक पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। मैदा की चीजें बिल्कुल बंद। आइसक्रीम, मैंने जानबूझ के आइसक्रीम को मेंशन किया क्योंकि समर्स आने वाले हैं एंड मेनी ऑफ अस वुड लव टू हैव आइसक्रीम, जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं। तो अगर आपको अर्थराइटिस है तो कोल्ड प्रोडक्ट, आइसक्रीम ऑल्सो इन्फ्लेमेट द बॉडी इंटरनली। तो अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, आपका अर्थराइटिस का कंडीशन बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर नॉट टू हैव आइसक्रीम टू मच। दैट मीन्स डेली का आइसक्रीम नहीं खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप खा रहे हैं थोड़ा सा ले लिया, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। एनी बेवरेजेस which will have very cold temperature you should avoid if you have arthritis. ये शायद आपने बड़े लोगों से भी सुना होगा कि ज्यादा ठंडा खाने से, इवन मटके का पानी पी लेने से भी बहुत बार अर्थराइटिस की कंडीशन बढ़ जाती है। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना, ठीक है। ये थे सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट्स। क्या नहीं खाना है वो मैंने बता दिया, इनको पहले ध्यान रखेंगे। अब जो खाना है आप वो ध्यान रखेंगे। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमें अर्थराइटिस को कंट्रोल करना है, उसकी कंडीशन को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। हेल्दी फैट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैट हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ बॉडी के जॉइंट्स को, बोन्स को, लिगामेंट्स को एक फ्रिक्शन से बचाता है, एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी के अंदर फ्रिक्शंस ना हो। इसलिए हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यूरिंग अर्थराइटिस ओमेगा 3 फैट सोर्सेज आपको ज्यादा लेने चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, सोयाबीन एंड सैल्मन फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप सैल्मन फिश बहुत फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर इट शुड नॉट बी फ्राइड। सैल्मन फिश की जो नॉर्मल डिश देखी गई है, जो इंडियन तरीके से बनाते हैं, वो फ्राई करके ही बनाते हैं। तो अगर आप फिश को फ्राई नहीं करते हैं तो आप डेली खा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अमाउंट भी मैटर करता है। आपने 2 पीसेस 3 पीसेस से ज्यादा नहीं खाना, तो आपको वो सेफ है। टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियंस, इतने सारे वेजिटेरियन के सोर्सेज हैं, फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, वॉलनट है, सोयाबीन है, ये सारे के सारे ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं। 3 वॉलनट्स यू कैन हैव डेली, 3 वॉलनट्स डेली। 3 वॉलनट्स का मतलब वो पूरा वाला आप 3 खा सकते हो। और ये गर्मियों के लिए भी हेल्दी है। ये नहीं सोचना कि ड्राई फ्रूट है तो गर्मियों में गर्मी करेगा, मुझे नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप 3 वॉलनट्स डेली खा सकते हैं, 1 चम्मच फ्लैक्सीड डेली खा सकते हैं, बट मेक श्योर फ्लैक्सीड ड्राई रोस्ट हो, आपका वो कच्चा ना हो। कच्चा फ्लैक्सीड डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आपको उसको ड्राई रोस्टेड वाला या तो परचेज करना है या आप ड्राई रोस्ट उसको घर में कर लीजिए। व्हेन यू ड्राई रोस्टेड तो वो पप फूल जाता है, उसकी आउटर लेयर जो होती है वो फट जाती है और वो मोटा मोटा हो जाता है, उसके अंदर फाइबर बढ़ जाता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं व्हेन यू ड्राई रोस्टेड। तो फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट कर, चिया सीड्स को सोक करके आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर अगेन that it should not be soaked more than 8 hours. चिया सीड्स को सोक करके नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में सोक कर दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उनको अपनी स्मूदीज में डाल सकते हैं, मिल्क शेक में ले सकते हैं, आप रायते में डाल सकते हैं, आप बटर मिल्क में डाल सकते हैं, एनी हाउ। फ्रूट कस्टर्ड बना लिया, उसमें चिया सीड्स डाल लिए, आपने नॉर्मल कर्ड लिया हुआ है उसमें थोड़े से चिया सीड्स डाल लिए, बिकॉज चिया सीड का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, so you can add it to any beverage. Then come to walnut, which I have already explained. सोयाबीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो,
आप बीन्स के फॉर्म में ले लीजिए, आप इनको सब्जी की तरह से बना लीजिए, फ्लावर में यूज कर लीजिए, एनी हाउ। तो दिस इज ऑल अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स. Use of extra virgin cooking oil is also very important, but that doesn't mean that you should always use virgin oil, olive oil. मतलब ये है कहने का कि दिन की एक डिश या दिन की 2 डिश आपकी ऑलिव ऑयल की होनी चाहिए, बाकी के एक आध डिश या तो मस्टर्ड ऑयल में बना लीजिए या आप सोयाबीन ऑयल में, मतलब एज एन रिफाइंड ऑयल में बना लीजिए। तो कंप्लीटली दूसरे ऑयल को बंद करके सिर्फ ऑलिव ऑयल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट यस, यूज ऑफ ऑलिव ऑयल शुड बी देयर, either one dish, 2 dish, depending upon your choices, your availability. प्रोटीन, अनुराग जी ने बताया कि मसल्स डिप्राइव में होना शुरू हो जाती है, तो प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है अर्थराइटिस में। प्लस मैंने अभी बोला कि डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने हैं, तो अब हमारे लिए बेस्ट प्रोटीन जो आपको नुकसान ना करे वो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। ऑल द पल्सेस, 1 कटोरी दाल खाते हो, 2 कटोरी खाना शुरू कर दो at a time. If you are having 1 कटोरी दाल only, increase it, या तो बड़ा वाला बोल ले लीजिए दाल का, have दाल twice a day minimum, मतलब लंच में भी लेना है, डिनर में भी लेना है। इसके अलावा दालों को स्प्राउट्स के फॉर्म में ले लीजिए, तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो पल्सेस आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर इफ यू हैव आर्थराइटिस। उसके बाद लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन मॉडरेशन अमाउंट आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर प्रोटीन इंटेक, क्योंकि सिर्फ दाल खा के आपका डेली का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पाता। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मिल्क प्रोडक्ट्स का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर कर्ड है, लो फैट कर्ड हो, आप घर में बनाइए। बटर मिल्क है, लो फैट मिल्क हो, which is already available in the market. जो मार्केट वाले बटर मिल्क के पैकेट टेट्रा पैक्स जो पॉली बैग वाला पैक होता है वो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता जो पैकेट आता है बटर मिल्क का। लेकिन बटर मिल्क का जो टेट्रा पैक आता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो आप वो टेट्रा पैक ना लेके पैकेट लीजिए जो बाकायदा मदर डेयरी से मिलता है। अमूल का पैकेट आता है, इवन मदर डेयरी का भी आता है, वो वाला आप ले सकते हो। तो बटर मिल्क इज ऑल्सो गुड, कर्ड इज ऑल्सो गुड। पनीर अगर आप बना रहे हैं तो आप घर पे बनाइए, बाहर का पनीर मत लीजिए, क्योंकि अगेन वो फुल क्रीम फैट से बनता है, फुल क्रीम दूध से बनता है, इट कैन हार्म। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ वाइटामिन्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग अर्थराइटिस। अनुराग जी ने बोला कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। उसका एक बहुत सिंपल सा डायरेक्ट लिंक विटामिन डी से भी होता है। कैल्शियम डिपोजिशन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कंप्लीट नहीं होगा इफ यू हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑल्दो जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर विटामिन डी3 की सप्लीमेंट्स जरूर देते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में दें, चाहे वो सैशे फॉर्म में दें, चाहे डेली वाला दें, चाहे वो वीकली वाला दें, बट विटामिन डी सप्लीमेंट्स हमेशा लेते हो। बट फिर भी अगर आप डाइट में भी उनको इंक्लूड कर लेते हो तो आपका नेचुरल एब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन डी की का जो रिलेशन है वो कैल्शियम से ज्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो इंक्लूड दीज विटामिन फूड सोर्सेज इन योर डाइट, तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। बहुत कम सोर्सेज हैं लेकिन अवेलेबल हैं, मशरूम्स, एग, सोया मिल्क, और उसके अलावा सैल्मन फिश। सैल्मन फिश का ऑलरेडी बेनिफिट मैंने आपको फैट से रिलेटेड बता दिया, बट इसके अंदर विटामिन डी भी बहुत अच्छा होता है, तो आप ये खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट विटामिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी, क्योंकि इसके अंदर आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है विटामिन सी के अंदर, प्लस इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को ट्रिगर करने के पॉइंट्स होते हैं।
इसलिए विटामिन सी लेना जरूरी होता है। पर आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत लोग ये कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, खट्टा खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता। आपको विश्वास है तो आप खट्टा भी खाइए, दैट मीन्स विटामिन सी सोर्सेज आप जरूर लीजिए। इससे आपके जॉइंट्स में जो भी इन्फ्लामेशन हो रही है उसको वो सप्रेस करने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली सारे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, आपका आंवला आता है और लेमन आता है। तो लेमन वाटर, नॉर्मल लेमन पानी में स्क्वीज करके विद अ पिंच ऑफ चाट मसाला यू कैन इजीली टेक। आपकी डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, वेट कंट्रोल के लिए भी अच्छा है, आपका अर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है। इट्स वेरी गुड। डेली का एक लेमन वाटर आपको बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलीफ दे सकता है। उसके बाद थर्ड विटामिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ई। विटामिन ई हमारी बॉडी में बहुत सारे दूसरे विटामिन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, प्लस बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और फैट डिपोजिशन जो होता है उसको मैनेज करता है। तो वेजिटेबल ऑयल आपका बहुत एनरिच होता है विटामिन ई से। नट्स जैसे आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, आपके किशमिश वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप सिर्फ आलमंड्स और वॉलनट्स पे रिलाई कर सकते हैं। किशमिश, काजू वगैरह आप नहीं खा सकते। सीड्स की बात करें तो 2 सीड्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें ओमेगा 3 होता है, वो है फ्लैक्सीड्स एंड चिया सीड्स। बट इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स को भी अगर आप खाते हैं, इसमें विटामिन ई कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ये भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है हेजल नट्स, जिसको हम हिंदू में अपने दिल्ली में जिसको पहाड़ी बादाम के नाम से जाना जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन ई का कंटेंट बाकी सबके कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। 2 या 3 हेजल नट्स अगर आप डेली ले लेते हो तो इट कैन हेल्प योर ट्रिगर पॉइंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि हम डाइट में प्रोटीन ले लेते हैं, फैट ले लेते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली होते क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी बाहर से ये समझ लीजिए कोई बाहर का कोई भी चीज एंटर कर गई, तो वो बॉडी उसको जज कैसे करेगी कि ये बाहर से आया है। उसको जज करने की कैपेसिटी और उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी कि ये अनहेल्दी है, इसको हटा दो। जर्म्स एंटर कर गए, ये अनहेल्दी है, इसको मार दो, वो कैपेसिटी हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड फॉर एंटी इन्फ्लामेशन। अगर आपको बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल से फूड सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। मैंने यहाँ पर जानबूझ के बहुत सारे फूड सोर्सेज लिए हैं ताकि आप इन सब में से अगर आपने 2 या 3 भी चूज कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें वेज और नॉन वेज दोनों हैं। तो पहला है ऑल बेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, जो भी है, ऑल आर गुड, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। guava, peppers, oranges, grapefruit, broccoli, tuna, crab, shrimp, ये सारे नॉनवेज वाले जो थे वो भी अगर आप बिना फ्राई करके बॉयल या बेक की फॉर्म में खाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। किडनी बीन्स, होल ग्रेन, स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स, टोमेटोज, जामुन, these are all very much rich in antioxidants. इसके अलावा बीन्स, ब्रोकली, पोमोग्रेनेट, बीटरूट, ग्रेप्स, ये सारे सोर्सेज आपके एंटीऑक्सीडेंट्स में आते हैं। अगर आप ये सारी चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी में से इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लामेशन कम होने का रिजल्ट ये होगा कि आपके आर्थराइटिस के सिम्टम्स कंट्रोल में आएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बेसिकली गट हेल्थ के लिए होते हैं, लेकिन
हमारा अगर पेट सही तो पूरा शरीर सही, ये आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो कि सही है, तो अगर आपका पेट सही तो सब सही, आप पेट सही रखिए सब सही रहेगा। वो चीज आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। तो नेचुरल प्रोबायोटिक जो हमारे इंडिया में है, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, स्प्राउट्स, सोया मिल्क, ढोकला, इडली, डोसा, ये सारे नेचुरल हमारे प्रोबायोटिक्स हैं। इसके अलावा मार्केट में भी प्रोबायोटिक्स आज की डेट में अलग अलग कंपनीज के आने लगे हैं। याकूट सबसे कॉमन प्रोबायोटिक है जो मार्केट में अवेलेबल है, और लकीली ये अब शुगर फ्री वालों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ब्लू कलर वाला याकूट भी अवेलेबल है। तो अगर आपको डायबिटीज है प्लस आपको आर्थराइटिस है तो आप वो याकूट ले सकते हैं। आपको वो हेल्प करेगा आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर। बाकी अगर आप नेचुरल सोर्सेज ले पाते हैं तो और अच्छा है। इसके अलावा कुछ हर्बल सपोर्ट्स होते हैं हमारी किचन में जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। हल्दी हमारी हिंदुस्तानियों के लिए वरदान है। हल्दी हम कोई भी दाल, कोई भी सब्जी बिना हल्दी के नहीं बनाते। उसका फायदा ये होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी सी ज्यादा। आज मैं जब सुबह कोरोना वायरस पे पढ़ रही थी, न्यूज देख रही थी, तो मैंने देखा कि इंडिया में सबसे कम केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के। और जो पॉइंट है, जिस लेवल पे कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इंडिया उसमें सबसे नीचे है। जो कंडीशन अमेरिका में 10 दिन में आती है, वो हमारे यहाँ शायद 15 दिन में आती है केसेस बढ़ने की। शायद उसका ये रीजन हो सकता है, जो मुझे फील होता है, पर्सनल थॉट, कि हमारे पास जो ये हर्ब्स की जो पूंजी देके गए हैं हमारे पूर्वज, बहुत सही चीज देके गए हैं। मसाले बहुत सही चीजें हैं हमारी चाहे हल्दी हो, चाहे हमारी दालचीनी हो, चाहे हमारी जिंजर हो, चाहे गार्लिक हो, ये सारे हमारे लिए वरदान है। इन सबको लेने से बॉडी में इन्फ्लामेशन कंट्रोल में आती है। जब बॉडी में इन्फ्लामेशन कंट्रोल होगी तो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर आर्थराइटिस के सिम्टम्स कंट्रोल में आएंगे। तो इनको लेने के मेथड बहुत आसान है। टर्मरिक आप ऑब्वियसली अपनी दाल सब्जी में यूज करते हैं। इसके अलावा जिंजर डेफिनेटली आप यूज कर रहे हैं, गार्लिक भी आप यूज करते हैं। गार्लिक को आप ऑलरेडी जिंजर को आप टी बनाते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। सिनेमन को टी के फॉर्म में पानी में डिसॉल्व करके, पाउडर को पानी में डिसॉल्व करके, या उसके स्टिक्स को ओवरनाइट सोक करके, सिनेमन को वो आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ले लीजिए, आपका इफेक्ट और जल्दी आता है। एलोवेरा बहुत अच्छा रहता है। इसके ऊपर रश्मि जी ने भी एक प्रेजेंटेशन में बताया था कि एलोवेरा बहुत अच्छा रहता है। अजवाइन बहुत अच्छा रहता है, ग्रीन टी, ये सारे हर्बल सपोर्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को कंट्रोल करने के। एलोवेरा से मुझे याद आया, एक बार मेरी मदर ने एलोवेरा के लड्डू बनाए थे बेसन के साथ, और वो बहुत टेस्टी बने थे क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट हो गए थे, और उसके साथ उसको मैनेज करने के लिए हमने उसके लड्डू बना दिए थे। एलोवेरा इतना अच्छा है कि वो किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। आप चाहें तो एलोवेरा जूस में यूज कर लें, वो भी अच्छा है। चाहें तो आप इसके जो बाकी तरीके हैं यूज करने के, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है कुछ, एक पॉइंट और है जो हमारा सप्लीमेंट्स में है बेसिकली, जिसको हम डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन जनरली हमें डॉक्टर देते हैं जब अर्थराइटिस होता है। उसका डायरेक्ट लिंक ये है कि उसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 भी खाना पड़ेगा। अगर आप ग्लूकोसामाइन के कैप्सूल्स ऑलरेडी खा रहे हैं तो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट ईटिंग ओमेगा 3 सोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हमारे ओमेगा 3 से कनेक्टेड होता है। आप मे बी ग्लूकोसामाइन के कैप्सूल्स मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो, अगर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा करना चाहते हो तो साथ में आप ओमेगा 3 भी ले लीजिए। तो ये सारी सजेशंस मेरी तरफ से हैं।
आप लोगों के लिए, जिसमें आप आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने में, आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। इसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना, हॉट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, जिसके बारे में शायद डॉक्टर अनुराग ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। लेकिन आपको फूड में बहुत ध्यान देना है ताकि आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहें। तो आई होप मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ या आप पूछना चाहते हैं कुछ, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। Dr. Priyanka, actually, I want to tell you that the salmon fish I used to get in USA that was very good red, but here Right. I tried to eat and buy, but it is so black and it is not that good, and the taste is also not that good. Okay. Actually, I'm myself a vegetarian and I have never bought that fish in my house, so I have no idea. But one of my friend lives in Chirag, Delhi. She told me that in Bengali market जो आपका ये इस तरफ है चितरंजन PR Park. PR Park, PR Park. वो मार्केट में बहुत गुड क्वालिटी ऑफ फिश इज अवेलेबल। Yeah, I know. हाँ, बस वहाँ का मुझे पता है, बाकी तो आई don't know. But Anyways, this salmon fish it comes from abroad. I think that in USA I got it, but here it is very difficult. Okay, so no worries, ma'am. We have a lot of vegetarian sources as well, which can really help you. And another thing that you have told, was telling me about the walnut, but how? What about pecan? मैम स्टिल इट कैन, उसके अंदर ना थोड़े से फैक्टर्स अलग होते हैं, हम रिलाय नहीं कर सकते उसके ऊपर। जैसे पीनट हो गया, हाँ, वो उसी तरीके से उसके अंदर ना कहीं है फैक्टर, तो आप बेटर है कि आप वॉलनट पे ही फोकस करें। इसीलिए मैंने काजू किशमिश वगैरह भी नहीं बोला, पिस्ता भी नहीं बोला, क्योंकि उनके अंदर भी वो फैक्टर कहीं ना कहीं है। हमारा रिलायबल सोर्स सिर्फ वॉलनट है या फिर वो पहाड़ी बादाम जिसको हम हेजलनट बोलते हैं। हेजलनट, बस ये दो नट्स हैं, बाकी इसके अलावा आलमंड्स 3, these are the safest one. Even the peanut is not that good? No, it can really trigger your conditions. Okay, I'm very fond of peanuts also. But you know, sometimes if you are having an in moderation amount, then it's okay. But daily basis in big amount can actually harm. Okay. Anyone else? Dr. Priyanka, I have got a small doubt. हाँ बताइए। हर्बल स्पोर्ट के बीच में एक हल्दी का जैसे बोला और एक जिंजर का बोला आपने। हाँ जी। अब हल्दी एक को कोई पानी के साथ दूध के साथ ले लेता है, एक उसको उबाल के मतलब दाल में बना के दूसरे में इस्तेमाल करता है। तो जो चीज बॉयल की गई है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं हो जाती है? वो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज्यादा मैटर करती है, हर्ब्स में नहीं करती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हमारे नेचुरल हर्ब्स। जो ये बूटियां हैं, जो ये पेड़ से हर्ब निकलता है, उसके अंदर लेयर्स बाय लेयर्स कंपोनेंट्स और इनटेक होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब हम उनको बॉईल करते रहते हैं लगातार, तो बॉईल करने की वजह से उनके अंदर से वो शेल्स टूटती हैं, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और वो हमारे को ज्यादा बेनिफिट करता है। इसीलिए जिंजर को भी जब हम पानी में खूब अच्छे से उबाल के ले लेते हैं तो उसका एसेंस पूरा उसमें आ जाता है पानी के अंदर, तो उनको उबालना नुकसान नहीं करता। यू कैन डेफिनेटली यूज। हाँ, कोई न्यूट्रिशन खत्म नहीं होता ना? नहीं होता, हर्ब्स का नहीं होता, हमारे इंडियन हर्ब्स का न्यूट्रिशन खत्म नहीं होता। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम कहते हैं कि अपने एलिमेंट्स हैं या वॉलनट्स हैं, रात को भिगो के सुबह के टाइम पे उसको पीस के खाना चाहिए, उसके छिलका उतार के खाना चाहिए। अगर मान लो हम ना करें, क्योंकि कोई टाइम नहीं होता कि इंसान पहले भिगोए फिर अगले दिन खाए, हम तो कहते हैं बादाम पड़े हुए हैं तो यू शुड टेक 10-15 पीस बादाम के लिए और खा लिए।
तो उसमें कुछ हार्म है अगर हम रात को भिगोते और छीलते ना हों? सर एक्चुअली में ये भिगाने वाला और छीलने वाला कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया का है। टेक्निकली जो हमारी रिसर्चेस कहती हैं वो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं भिगाने चाहिए, क्योंकि नहीं जब भिगाने आप उनको सोक कर देते हो तो एंटीऑक्सीडेंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। यही थैंक यू चीज वेरी मच। पल्सेस में आया था। पल्सेस को भी सोक करने से उनका प्रोटीन डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए उनको भी ओवर टाइम सोक नहीं करना चाहिए। तो और फाइबर की जहां तक बात है, छिलका उतार दिया तो फाइबर निकल गया, तो देयर इज नो पॉइंट इन रिमूविंग। मेरा सजेशन यही होता है कि आप 10 आलमंड्स रखें एज इट इज, यू ईट देम। गुड, थैंक यू। श्योर सर। और बताइए, एनीवन एल्स वांट्स टू? I just want to ask you because we are fish eaters. The prawn sometimes, is it good? मैम प्रॉन ना वैसे तो नुकसान नहीं करता, अगर अच्छा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं करता, बट एक्चुअली में ना उसको कुकिंग मेथड मैटर करता है। प्रॉन्स अगर आप फ्राई वगैरह करके डालते हैं ना उसमें, तो वो नुकसान करता है। और प्लस आपका क्लीनिंग अच्छे से होना चाहिए उनका। हाँ, क्लीनिंग तो अच्छा होता है, हाँ, करना ही पड़ता है। अगर क्लीनिंग अच्छे से हुआ है, आपने प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको कुक किया है और वो फ्राइड नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर भी आपके सैल्मन की तरह से विटामिन डी भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है, तो इट इज गुड। ओके, बट फ्राइड नहीं होना चाहिए बस। ऑलराइट, आई होप अभी किसी और को कोई और डाउट नहीं है। और आई पर्सनली लाइक टू थैंक you, Dr. Anurag, for helping me out with the condition, explaining the condition of arthritis. और thank you so much all the elders. I hope आप लोगों को मेरा topic कुछ interesting लगा हो, मेरी वजह से कुछ help हुआ हो। Definitely ma'am, मेरी वजह से कुछ help हुआ हो to understand better about your condition. So in any case, अगर अभी कोई query नहीं है तो let's just wait for Monday. हम I hope अब next session में रश्मि जी कुछ अच्छा present करेंगी। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच एल्डर्स, नमस्ते। थैंक यू।